स्टार्ट करें। अपन अब चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सिलेबस के हिसाब से। चैप्टर का नाम क्या है? ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अब ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, तो हमने अभी तक जो पढ़ा है ना, वो सबका एप्लीकेशन है बोल सकते हैं। एप्लीकेशन मतलब हर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से बात करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब स्कूल कॉलेज में जाता है ऑडिटर, तो उसको ऑडिट करते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बाद अगर देखोगे तो ऑडिट ऑफ, आपको यहां पर देखने को मिलेगा ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ अ क्लब। क्लब की ऑडिट करने जाएगा तो ऑडिटर क्या ध्यान देगा। उसके बाद आपको देखना है ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल के बाद आप देखोगे ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल। उसके बाद देखोगे ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी और ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ये टोटल 6 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर टोटल कितने चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर टोटल कितने टॉपिक है? 6 टॉपिक है। तो अपन एक एक करके सारे टॉपिक उठा रहे। लेकिन अब आप लोग ध्यान रखना, चाहे कोई भी टॉपिक पूछ ले, मैंने 6 टॉपिक का नाम लिया। कौन कौन सा 6 टॉपिक था? पहला ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दूसरा ऑडिट ऑफ क्लब, तीसरा ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, उसके बाद ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल, उसके बाद ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी और ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। 6 टॉपिक लिया। अब आपको जब आंसर लिखने की बारी आएगी तो आपको एक फ्रेमवर्क ध्यान रखना है कि इसका आंसर आया तो मेरे को यही लिखना है इसके अंदर, इससे रिलेटेड। बस आप अपनी जनरल नॉलेज स्ट्रांग रखना। मतलब इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका जनरल नॉलेज उस बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा सा, मतलब अपना दिमाग खुला रखना। सबसे पहले कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसका अगर ऑडिट करने जा रहा है ऑडिटर, वो इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, तो ऑडिटर को कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना और कौन कौन सी एरिया को वो कवर करेगा उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले ऑडिटर गया ऑडिट करने, तो उस इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर मतलब या बेसिक या फंडामेंटल्स की, स्ट्रक्चर को छोड़ दो, फंडामेंटल्स को देखेगा। फंडामेंटल्स बोलने का मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो है वो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, कंपनी है, एनजीओ है, सोसाइटी है, क्या है ये देखेगा और उससे रिलेटेड सारी बातों को चेक करेगा फंडामेंटल्स में। सेकेंड नंबर में ऑडिटर जो है इनकम्स की बात करेगा। इनकम्स, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, इतना बताने से चैप्टर अपने आप में खत्म हो जा रहा है। बस आगे रीड करेंगे, वो फॉर्मेलिटी रहेगी बस। ठीक है, तो इनकम्स। अब मैं बोलूंगा अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मान लो स्कूल है, कॉलेज, तो उनकी इनकम कहां कहां से होती है, जनरल नॉलेज। तो अपन पहले बात करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, कहां कहां से इनकम होगी उसको, स्टूडेंट की फीस, और कहां से इनकम होगी किसी ट्रांसपोर्ट का, जो बच्चे लोग पेमेंट करते वो, और कैंटीन का, और कैंटीन, और कहां से पैसा लेती है स्कूल, स्टेशनरी बुक्स बोल सकते हैं, यहां से पैसा आ रहा है, और यूनिफॉर्म वगैरह। और मतलब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में सोच लो, कहां कहां से उसको पैसा आता है, ऑडिटर वो जाके चेक करेगा। अब बच्चों की फीस चेक करना है तो कहां से चेक करेगा वो, जो बच्चों ने सबसे पहले तो फीस जो देते तो उसकी रिसिप्ट बुक चेक करेगा, रजिस्टर मेंटेन करते वो देखेगा। कोई बच्चा कैश में फीस दिया होगा, कोई बच्चा ऑनलाइन किया होगा, तो ऑनलाइन वाले का बैंक में ट्रांजेक्शन तो क्रॉस चेक कर लेगा वहां से। ट्रांसपोर्ट का भी पैसा कैसे मिलेगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाएगा, ट्रांसपोर्ट हेड से बात करेगा। मेरा बोलने का मतलब है जहां जहां से इनकम हो रही है वहां वहां के एरिया को चेक करेगा। अब मैं बात करूंगा, ऑडिटर जाएगा खर्चों को चेक करेगा, कहां कहां खर्चा होता है एक इंस्टीट्यूशन का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। अब थोड़ा सा फील आना चाहिए ना, आप स्कूल और इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो, तो वहां पर है ना एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा पार्ट होता है सैलरी। तो स्टाफ को 2 कैटेगरी में बांट दो, एक टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ। पढ़ने वाले को लगना चाहिए टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ। उसके बाद बस जो चल रही है उसका मेंटेनेंस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, और स्कूल का मेंटेनेंस, बहुत सारे खर्चे होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाओगे तो। ठीक है,
उसके बाद चौथे नंबर पर जाओगे तो आपको वहां के एसेट्स, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या एसेट्स होते हैं, फर्नीचर्स, कंप्यूटर्स, ठीक है। हाँ, एसेट्स में आपका एक कंज्यूमेबल्स भी आ जाएगा। कंज्यूमेबल मतलब चौक डस्टर जो यूज हो जाता है और खत्म हो जाता है, स्टेशनरी जो टीचर लोग को अटेंडेंस रजिस्टर ये सब दिया जाता है, तो ये सब एसेट्स का ही पार्ट है, वो स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। और पांचवें नंबर पर आप लिखोगे लाइबिलिटीज के बारे में। लाइबिलिटीज में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना और एसेट्स में भी प्रैक्टिकल होना। एसेट्स में एक पार्ट होता है एम्प्लॉय लोगों ने एडवांस उठा लिया तो वो एसेट्स है, उसको भी चेक करेगा कौन से एम्प्लॉय ने कितने महीने का एडवांस उठा के रखा है, ऑडिट में देखना रहता है। लाइबिलिटीज में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने लोन लिया हुआ है या स्टाफ लोगों की सैलरी कोई आउटस्टैंडिंग, ये सब क्या है, लाइबिलिटी का पार्ट है। ये सब लिख दिए। उसके बाद छठवां नंबर में आप लिख दोगे क्या, मिसलीनियस पॉइंट। जो सारी चीजें इनमें कवर नहीं हो रही है वो मिसलीनियस में डाल देना। तो मतलब किसी भी, मैं तो अभी एक एग्जांपल लिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ऑडिट करने जाओगे तो ये सारी चीजों के बारे में सोचोगे, खत्म। इसको अब अपन एक पढ़ना है। अब चलो मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हटा रहा हूं साइड, अब अपन बात करेंगे सिनेमा हॉल की। तो बताओ एक सिनेमा हॉल का फंडामेंटल, कि वो पार्टनरशिप बिजनेस है, कि वो कंपनी है, कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, उसका फंडामेंटल देखेंगे। उसके बाद सिनेमा हॉल को पैसा कहां कहां से मिलता है। हाँ, एक तो टिकट, जो उसका जो कैंटीन का काम है वो, और हो सकता है कि सिनेमा हॉल किसी मॉल का नहीं, पार्ट नहीं है, वो अलग से एक इंडिविजुअल सिनेमा हॉल है, तो वहां की पार्किंग से भी पैसा कमा सकता है वो। और कहां से कमा सकते हैं, सिनेमा हॉल पे एडवर्टीजमेंट का पैसा आता है उसके पास, कि वो जो लोकल एडवर्टीजमेंट चलती है ना, वहां पे उसका पैसा आता है। तो एक सिनेमा हॉल कहां कहां से पैसा कमाता है उसके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। एक सिनेमा हॉल के खर्चे कहां कहां पर होते हैं, थोड़ा सा फील आना चाहिए सिनेमा हॉल वाला। मेंटेनेंस, स्टाफ सैलरी, एक खर्चा और होता है भाई, जो मूवी आती है ना, तो सिनेमा हॉल का जो मालिक है, दृश्यम मूवी देखे हो, उसमें अजय देवगन जो सिनेमा हॉल का मालिक रहता है, तो वो जाता है और जितने सिनेमा हॉल के मालिक होते हैं ना, सबसे पहले ना एक सिनेमा हॉल का क्या सिस्टम रहता है बता रहा हूं। एक मूवी बनती है ना, मूवी में एक्टर एक्टिंग करता है, डायरेक्टर उस पिक्चर को बनाता है, उसको पैसा लगाने वाला होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर तक पूरा सिनेमा एक मूवी बनके रेडी हो जाती है। प्रोड्यूसर अब अपनी जो मूवी वगैरह है, प्रोड्यूसर जो अपनी मूवी उसको बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर है ना, एक सिलेक्टेड सिनेमा में वो मूवी चलाता है, और सारे थिएटर्स वाले जो ओनर्स होते हैं वो लोग जाके उस मूवी को देखते हैं। मेन ये सिस्टम होता था पहले, अब तो मल्टीप्लेक्स वाला है तो थोड़ा सा अलग चलता है पैटर्न। जो सिनेमा हॉल वाले हैं ना, जाके मूवी को देखते हैं, रिलीज होने के पहले देखते हैं, और रिलीज होने के पहले देखते हैं, और फिर ये डिसाइड करते हैं कि ये वाली मूवी हमारे सिनेमा में लगाना है कि नहीं लगाना है। जैसे अब तो मल्टीप्लेक्स हो गए हैं, तो मल्टीप्लेक्स में क्या होता है, अलग अलग स्क्रीन है, तो वहां पे नंबर ऑफ शोज डिसाइड कर लेते हैं कि कितने शो चलाना है। जो ज्यादा फेमस है उसका शो बढ़ा दो, जिसका कम है उसका कम शो करो, ऐसा। तो एक सिनेमा का जो ओनर होता है, सिनेमा हॉल का ओनर, वो डिस्ट्रीब्यूटर से मूवी खरीद के लाता है, तो उसको पेमेंट करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर से को मूवी का टिकट का पेमेंट करेगा, सॉरी मूवी खरीदेगा तो उसका पेमेंट करेगा, और लोगों से उसको पैसा कहां से मिलेगा, टिकट से। अब यहां पर टिकट में है ना एक एंटरटेनमेंट टैक्स करके भी एक पॉइंट होता है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सिनेमा हॉल की एसेट्स, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, चेयर, ये सब देखेगा। लाइबिलिटीज क्या क्या है उसके ऊपर, मिसलिनियस देखेगा। तो एक सिनेमा हॉल वाली बातें हो गई। हॉस्पिटल की बात करो अब। हॉस्पिटल कहां कहां से पैसा कमाता है। हॉस्पिटल जो, उसके पहले फंडामेंटल देखोगे कि ये पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, कोई इंडिविजुअल फर्म है, ऐसा ये सब देखोगे आप। उसके बायलॉज वगैरह पढ़ोगे। उसके बाद इनकम, एक हॉस्पिटल को कहां कहां से इनकम होती है। एक तो ओपीडी जो ट्रीटमेंट कराते चले जाते, जो एडमिट नहीं होते। तो कुछ होते जो एडमिट हुए, तो सर्जरी वर्जरी का जो आप बोले वो। उसके बाद सर्जरी वगैरह का हुआ तो दुनिया भर के टेस्ट वगैरह, पैथोलॉजी का अलग। मेडिकल होता है अस्पताल का, तो मेडिकल की रिवेन्यू अलग। अस्पताल का पार्किंग अलग होता है, अस्पताल की कैंटीन अलग होती है। फिर रूम्स में जो एडमिट हो रहा है पेशेंट, उसमें रूम जनरल वार्ड है, डिलक्स है, सुपर डिलक्स है, सेमी डिलक्स है, ये अलग अलग टाइप के रूम होते हैं अस्पताल में। तो आप इनकम में तो बहुत सारी वैरायटी है।
उसका टैरिफ देखोगे, टैरिफ चार्जेस कौन कौन से रूम का कितना चार्जेस है, एज पर टैरिफ ले रहे हैं कि नहीं अस्पताल वाले लोग। खर्चे देखोगे, डॉक्टर को पेमेंट, नर्सिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ऐसा बोल सकते हो। जैसे स्कूल में आपने टीचिंग और नॉन टीचिंग बोला था, इसमें आप नर्सिंग स्टाफ बोल सकते हो और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बोल सकते हो। ठीक है, उसके एसेट्स क्या क्या होते हैं हॉस्पिटल के, लाइबिलिटीज क्या होती है उसके बारे में, और मिसलिनियस। आपको पूरा हॉस्पिटल का फील देना है उसका आंसर लिखते समय। किसी क्लब के बारे में जाओगे, क्लब मतलब लॉयंस क्लब, क्लब समझते हो ना। तो क्लब मतलब, यहां पर क्लब का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां खाने पीने की चीज मिलती है और वहां पे बहुत सारे कुछ कुछ इवेंट्स और फंक्शंस होते रहते हैं। हाँ बोल सकते क्लब ऐसा। तो यहां पर पढ़ेंगे ना जब आंसर, तो क्लब को इनकम कहां से होती है, लोग एंट्री फीस देते हैं, वहां पे कुछ कुछ कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं, फिर जैसे क्लब में मान लो पब टाइप का है तो वहां पे कुछ ड्रिंक वाला आइटम है तो उसका स्टॉक स्टॉक कितना है क्या है, हाँ ये सब खर्चा कितना कर रहे हैं कितना, मतलब ये पूरा आप क्लब का फील देना है वहां पर। तो चलो अब मैंने ना इस चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू दे दिया। अब बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं। बैंकिंग कंपनी का इनकम कहां कहां से होता है, एक बैंक कहां कहां से कमा सकती है पैसा। सबसे पहले बैंक का फंडामेंटल देखना है। बैंक की इनकम कहां से होती है, लोगों को जो लोन दी हुई है वहां से ब्याज मिलेगा। खर्चे कहां होते हैं बैंक, अच्छा बैंक की इनकम और कहां से होती है, दुनिया भर के चार्जेस लेने लग गई आजकल बैंक। बैंक दुनिया भर के प्रोडक्ट में डील करने लगी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रही है तो उसको कमीशन वगैरह मिल रहा है अलग अलग से। बैंक का कहीं इन्वेस्टमेंट है तो वहां से डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा होगा। मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है बैंक का। बैंक खर्चा कहां करेगी, लोगों का जो पैसा जमा उसके ऊपर डिपॉजिट पर ब्याज देगी, स्टाफ की सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, मेंटेनेंस, बहुत सारा खर्चा है। बैंकों के एसेट्स क्या है, बैंकों की लायबिलिटी क्या है, मिसलिनियस, बस। इंश्योरेंस कंपनी में आ जाओ तो इंश्योरेंस कंपनी की बात लिखोगे। तो इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है कि अब इंश्योरेंस कंपनी देखो, ये सारी चीजें को ऑडिट के बारे में लिखोगे ना आप लोग तो उसका फील देना जरूरी है। क्लियर है मेरी बात, उसका फील नहीं आया तो आंसर गलत। गलत मतलब नंबर नहीं देगा सामने वाला, गलत तो नहीं करेगा, नंबर नहीं देगा। हाँ, तो आपको ये चैप्टर को पढ़ने से ज्यादा इंस्टीट्यूशन का रिसर्च करने में ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। आंसर तो खुद ही लिख लोगे। क्लियर है मेरी बात। तो मैंने 6 नाम लिया अभी आप लोगों के सामने। कौन कौन से 6 नाम, पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दूसरा क्लब, तीसरा हॉस्पिटल, चौथा सिनेमा हॉल, पांचवा बैंक, बैंकिंग कंपनी, और छठवा इंश्योरेंस कंपनी। ये 6 नाम मैंने लिया। तो आप लोग एक काम करना, सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जब इसको पढ़ोगे ना आप लोग तो इसकी समरी जैसा बना लेना। समरी मतलब कैसे समरी बनाओगे, सुनो। कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखना है, टोटल 6 पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, 6 पॉइंट को ध्यान रखना है और 6 प्रकार के मैंने आपको इंस्टीट्यूशन बताए। तो आप है ना एक लिस्ट जैसा बना लेना, ऐसा कॉलम वाइज। ऊपर लिख देना यहां पे फंडामेंटल, इनकम, ठीक है, एक्सपेंडिचर, एसेट, लायबिलिटी, मिसलिनियस। अब यहां लिख देना बैंकिंग कंपनी, तो उसका लिख देना, ये हो गया समरी। मतलब इतना पढ़ लिए, मतलब उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, डिटेल थ्योरी। इंश्योरेंस कंपनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऐसे करके एक पेज में कंप्लीट हो जाएगी आपकी समरी। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा आपको एक रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च मतलब पढ़ना पड़ेगा तो हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो सबसे पहला है ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। द ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इज नॉट अ लीगल कंपल्शन। एक लीगल कंपल्शन नहीं है, बट टेंडिंग टू द इंक्रीजिंग यूटिलिटी ऑफ ऑडिटिंग such as institution are also subjected to audit. While auditing such institution, the auditor should keep in mind the following facts.
मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो तीनों को किस में कैटेगराइज किया, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो पेपर में आपको किसी भी नाम से आ जाए तो आपको वही सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। तो ऑडिट की क्योंकि अब समय के हिसाब से आवश्यकता बढ़ते जा रही है, इनके ऊपर कोई लीगल कंपल्शन नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से उनको ऑडिट कराने की मतलब जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखेगा। तो पहला क्या है, प्रीलिमिनरी वर्क। पहला क्या करेगा चेक, प्रीलिमिनरी वर्क। प्रीलिमिनरी वर्क में क्या आता है देखते हैं। उसके बाद ऑडिट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद क्या चेक करेगा, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद क्या चेक करेगा, ऑडिट ऑफ एसेट्स, ऑडिट ऑफ लायबिलिटीज, फिर मिसलेनियस। खत्म, यही आपका आंसर है। अब मत बोलना कि सर मेरा इसका आंसर 5 पेज में कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, 2.5-3 पेज में जाएगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, जितना है उतना ही लिखोगे, लेकिन पूरा सामने वाले को स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि इसके आंसर में ये डला हुआ है, तब आपका आंसर कंप्लीट कहलाएगा। जरूरी नहीं है इसमें। द ऑडिटर शुड ट्राई टू ऑब्टेन नॉलेज अबाउट द इंस्टीट्यूशन इन ऑडिट। मतलब ये फंडामेंटल बात कर रहे हैं। द ऑडिटर शुड ट्राई टू ऑब्टेन नॉलेज अबाउट द इंस्टीट्यूशन इन ऑडिट। ही शुड स्टडी द लॉ रिलेटिंग टू देयर फॉर्मेशन। सबसे पहले वो जो इंस्टीट्यूशन जिसका ऑडिट करने गया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसका ऑडिट करने गया है, उसके लॉ को सबसे पहले समझे वो कि किस लॉ के तहत ये इंस्टीट्यूशन बना है, ठीक है। उसके बाद ही शुड एग्जामिन द माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द मैनेजिंग कमिटी। कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है तो वहां पे कोई एक आदमी नहीं चलाता, उसको मिल के लोग चलाते हैं। तो उस कमिटी के माइन्यूट्स को, मीटिंग होती है ना जब भी, उसके माइन्यूट्स को चेक करेगा, क्या डिसीजन वगैरह ले रहे हैं। ही शुड ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय द इंस्टीट्यूशन। वो जो इंस्टीट्यूशन है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट की लिस्ट मांगेगा। उसके ही शुड ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ पर्सन हु कैन ऑथराइज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उन पर्संस की लिस्ट मांगेगा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करते हैं। ही शुड स्टडी द लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स एंड नोट्स, द नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन और क्वालिफिकेशन कंटेंट देयरिन। जो लेटेस्ट ऑडिट हुई है, जैसे आप इस साल की 23-24 की ऑडिट कर रहे हो, तो पिछले साल मान लो 22-23 था, तो उस साल की जो लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट होगी ना, उसको भी लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट को चेक करो कि उसके अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस पिछले ऑडिटर ने देखे थे। He should study and evaluate accounting system and internal control। तो एक ऑडिटर जाएगा तो क्या बेसिक काम करेगा, He should study the law relating to the formation। हाँ, तो मैं तो इसीलिए तो कीवर्ड्स हाईलाइट करवा दिया। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे स्कूलें जो चलती है ना, स्कूल चलती है तो सोसाइटी रन करती है उसको, तो सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है ये देखना है, ठीक है। उसको कौन सी बॉडी गवर्न कर रही है, उसकी कमिटी को देखो, उसकी कमिटी में कौन कौन से मेंबर है वो देखो, उसका बायलॉज मंगाओ, ये सारी चीजें लिखी, बेसिक चीजें। उसके बाद मीटिंग्स को देखो, मैनेजिंग कमिटी जो है उसकी मीटिंग्स के माइन्यूट को स्टडी करो। उसके बाद जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा, सबकी लिस्ट मंगवाओ। उसके बाद जो पर्सन ऑथोराइज है सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ऑथोराइज करने के लिए, उसकी लिस्ट मांगो, ठीक है। उसके बाद जो लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, लास्ट में जो ऑडिट हुई है उसको देखो, उसको पिछले ऑडिटर की ऑब्जर्वेशंस को चेक करो। उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को स्टडी और इवेलुएट करो। तो ये क्या काम हो गया, प्रीलिमिनरी वर्क। हाँ, अब प्रीलिमिनरी वर्क ही लिखना, ठीक है। अब ऑडिट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम बताने की जरूरत नहीं है। एक स्कूल या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कहां कहां से इनकम होती है उसकी ऑडिट करना है। द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एन एजुकेशनल इनकम्स आर फीस फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। जैसे अपन उस समय डिस्कस कर रहे थे तो 4 ही पॉइंट हमने याद किया था, देखा था। फीस जो दिख रहा है वही हम बोल दिए, ट्रांसपोर्ट का, पार्किंग का, कैंटीन का। लेकिन भाई और भी कहीं कहीं से पैसा आता है, डोनेशन आता है बच्चों का, वो फीस थोड़ी है। उसके बाद यूजीसी वगैरह कहीं कहीं से, गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से उनको
क्या मिलता है, ग्रांट्स मिलता है, गवर्नमेंट ग्रांट, हाँ वैसा। उसके बाद जो मेंबर है उनका सब्सक्रिप्शन आता है। तो बहुत सारे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, स्कूल के पास मान लो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास फंड पड़ा है, उसको इन्वेस्ट कर रही, ब्याज मिल रहा है एफडी का, तो बहुत सारी सोर्स ऑफ इनकम होती है इनकी। हाँ नहीं समझा। मेंबर तो जो सोसाइटी में जो जुड़े हुए हैं, जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, तो उन लोगों को कोई फायदा नहीं है, मेंबर है ना भाई उन लोग। हाँ तो मेंबर है तो उसको रन कर रहे हैं, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई फायदे के लिए थोड़ी काम करता है वहां पे। हाँ उसके बाद ही शुड चेक द कैश रिसिप्ट्स। अब उस पहले स्टार्टिंग के पैराग्राफ में बता दिया कि ये यहां से इनकम होती है, तो जाएगा कैश रिसिप्ट को चेक करेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस और एडमिशन फीस ये चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद if there is a part of fees which is totally recoverable, he should see that it is written off by the person duly authorized by, मतलब ये देखेगा कि कोई पार्ट का जो फीस है जो रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो उसको राइट ऑफ किए कि नहीं। राइट ऑफ मतलब जैसे भाई बैड डेट के फॉर्म में इसको राइट ऑफ किए कि नहीं, वो चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद द ऑडिटर शुड सी द फीस अनपेड और पार्ट ऑफ एकेडमिक ईयर बट एग्जेम्प्टेड टू दैट एक्सटेंट हैव बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब कुछ कुछ आजकल वो नहीं चल रहे सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें बहुत सारे बच्चों को जो थोड़े से फाइनेंशियली वीक होते हैं तो उनको फ्री में एडमिशन मिलता है स्कूल में, है ना। तो ऐसे बच्चे लोगों के लिए जो उनकी फीस है उनको तो देना नहीं है, तो उसका खर्चा तो कर रही है ना स्कूल उसके ऊपर, तो उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है कि नहीं उसको चेक करेगा। ये कौन चेक करेगा? ऑडिटर। If the institution has received any grant from the government or local authority, then it should be vouched with the help of correspondence. ठीक है। He should see that fees paid in advance, अगर किसी ने एडवांस में फी दे दिया है तो उसको भी देखेगा। Receipt as donation, subscription, इसको भी चेक करेगा। If the institution has some landed properties and security, landed मतलब कुछ invested property या security, तो उससे होने वाली इनकम को देखना है। If there are old and heavy arrear on account of fees, ठीक है। Dormitory rents मतलब क्या होता है, एक जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, तो उन लोग अपने कंपाउंड के आगे कुछ दुकानें निकाल दी किराए के लिए, तो वहां से रेंट मिल रहा है। उसका कोई हैवी एरियर है क्या? हैवी एरियर मतलब बहुत लंबे समय से कोई पैसा तो नहीं दिया, ऐसा तो नहीं है। या कोई बच्चा बहुत लंबे समय से पढ़ रहा है और उसने फीस नहीं दी है, पैसा तो कुछ है नहीं, उसको चेक करेगा। इट शुड बी सीन दैट फाइन इम्पोज्ड फॉर लेट पेमेंट और एब्सेंस हैज बीन कलेक्टेड अनलेस एक्सक्यूज्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। या किसी बच्चे से किसी प्रकार की लेट फीस वगैरह तो कलेक्ट नहीं की, क्योंकि वो सब फीस का पार्ट नहीं होता है, वो अलग हेड की इनकम होती है। हाँ हाँ। उसके हॉस्टल अकाउंट शुड बी चेक्ड। हॉस्टल की अपन ने बात ही नहीं की थी, हॉस्टल भी आ गया। ही शुड सी दैट कॉशन मनी नॉट पेड। कॉशन मनी जानते हो? कॉशन मनी जानते हो? हाँ, कॉशन मनी जैसे आप लोगों ने अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है तो वहां पर है ना कॉशन मनी जमा होती है। कॉशन मनी मतलब एक प्रकार का सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे लाइब्रेरी में मैं एक बार लिया था ना, तो 2500 रुपए जमा कराते हैं, जब आप वहां छोड़ोगे तो वापस मिल जाता है। तो कॉशन मनी है ना, एक इंस्टीट्यूशन के लिए लाइबिलिटी होती है, एक इंस्टीट्यूशन की लाइबिलिटी होती है। तो जब तक वो बच्चा इंस्टीट्यूशन पढ़ रहा है तब तक उसको लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। तो कॉशन मनी को प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर करके रखे हैं कि नहीं वो देखना है। तो मतलब है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको पूरी इनकम्स का नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है ना, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, रीड करके इसका रिसर्च करके रखना है किसको कहां कहां से इनकम होती है, और जो इनकम होती है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट को चेक करना है। क्लियर है? अब खर्चे कहां कहां करेगा, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देख लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कहीं हो रहा है तो उसको देखेगा। सैलरी ऑफ स्टाफ हैव बीन इंक्रीज्ड, अगर कोई स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो इंक्रीज वगैरह तो नहीं हुई है। ठीक है। ऑडिटर शुड कंफर्म दैट एडिक्वेट रिजर्व बीन मेंटेन फॉर कॉन्टिजेंसी, प्रॉपर रिजर्व बना के रखा है कि नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉन्टिजेंसी के लिए। उसके बाद इट शुड बी असर्टेन दैट द सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, इंस्पेक्शन, रिसिप्ट ऑफ, इशू ऑफ प्रोविजन, ये सब चेक करेगा ऑडिटर। ठीक, मतलब ये सब प्रोविजन समझते हो ना,
फूड स्टाफ मटेरियल, ये सब चीज के लिए ऑल रिवेन्यू एक्सपेंसेस शुड बी वाउच्ड इन द यूजुअल मैनर। सारे रिवेन्यू एक्सपेंसेस ही शुड एग्जामिन द प्राइजेस। जब कभी कोई इवेंट हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, तो बच्चों को जो प्राइज दिए हैं तो प्राइज में कोई गपला वपला तो नहीं हो रहा है। डिसबर्सल ऑफ स्कॉलरशिप, स्कूलों से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बच्चों को क्या जाती है, स्कॉलरशिप जाती है, तो उसका भी अकाउंटिंग करना है। तो गवर्नमेंट देती है तो पैसा तो रूट कहां से होके आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आता है। मैं वही तो बोल रहा हूं कि स्कॉलरशिप जो पैसा आया, ठीक है, तो ये यहां पर कभी कभी अपने पास का भी देती है स्कॉलरशिप, और कभी कभी गवर्नमेंट से आता है। तो कुछ भी आए तो थ्रू तो स्कूल ही जाएगा ना, या स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाएगा ना, तो अकाउंटिंग में तो लेना पड़ेगा उसको। He should examine whether the salary and allowances paid are in accordance with the terms and condition. Terms condition के अनुसार तो हो रहा है। He should examine the gross salary payable and the deduction on account, deduction of income tax वगैरह। अब एम्प्लॉय लोगों को सैलरी दे रहे तो उसमें इनकम टैक्स वगैरह काटने की लाइबिलिटी आ रही तो वो भी करो। उसके बाद he should vouch the payment of salary and मतलब सैलरी वैलरी दिए तो उसका पेमेंट को भी चेक करो कि गया है कि नहीं। He should examine whether the salary and allowance for teaching and non teaching staff, मतलब खर्चे कहां कहां हो रहे हैं उसका हिसाब देखना। मतलब इसको कोई भी पढ़ेगा तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का फील आ रहा है ना। द ऑडिटर, एसेट्स की बात हो रही है अब। द ऑडिटर शुड वेरीफाई एडिशन टू फिक्स्ड एसेट परचेज्ड आउट ऑफ ग्रांट टू टर्म्स ऑफ द ग्रांट एंड एंट्रीज इन द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कभी कभी गवर्नमेंट से ग्रांट मिलते हैं और उसके एवज में उनको कुछ एसेट्स वगैरह खरीदना रहता है। मान लो गवर्नमेंट ने एक कॉलेज को दिया 25 लाख रुपए, बोला इस 25 लाख का यूज बिल्डिंग बनाने में करना। तो जब तक वो बिल्डिंग बनाने में खर्चा नहीं हो जाता तब तक वो अपने लाइबिलिटी में दिखाते रहेगी, ठीक है। तो उसको चेक करेगा ऑडिटर कि वाकई में ग्रांट जो मिला है उसका सही यूटिलाइजेशन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मालूम है ग्रांट का अगर आप सही यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो पैसा वापस हो जाता है, तो ऑडिटर को इसको इंश्योर करना है। ही शुड कैरी आउट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट जो होके रखे हुए हैं उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, मतलब जाके चेक करेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मंगाएगा। ऑडिटर शुड वेरीफाई कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक इन द यूजुअल मैनर, कैश चेक करेगा यहां पर कितना है, बैंक में कितना जमा है, सब लाइबिलिटी। ही शुड सी दैट ऑल द एसेट हैव बीन इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट इंक्लूडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस। ये जो पॉइंट है ये यहां आना चाहिए, एसेट्स का है इसलिए। ऑडिटर शुड सी दैट ऑल लायबिलिटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। ही शुड सी दैट ऑल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हैव बीन शोन इन द बैलेंस शीट। ही शुड सी दैट ऑल लायबिलिटी हैव बीन शोन इन द बैलेंस शीट एंड देयर रीजनेबल वैल्यूज, उनके रीजनेबल वैल्यू पर दिख रहा है कि नहीं वो भी चेक करेगा। नहीं है, यहां पर चेक कर रहा है कि सारी लायबिलिटी को आउटस्टैंडिंग जो है दिखाया है कि नहीं। यहां पर भी बोल रहे हैं दिखाया है कि नहीं, लेकिन उस दिखाया तो है लेकिन रीजनेबल वैल्यू पर ऐसा तो नहीं लायबिलिटी ज्यादा है दिखा रहा है कम। यहां पर उसकी प्रेजेंस की बात कर रहा है और यहां पर उसकी एप्रोप्रिएटनेस की बात कर रहा है। और मिसलिनियस में इट शुड बी वेरीफाइड दैट ऑल अपॉइंटमेंट्स एंड इंक्रीमेंट्स इन द सैलरी अलाउंस ऑफ स्टाफ हैव बीन ड्यूली सैंक्शनड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। The provident fund account of the staff should be checked and the transfer of institution constitution should be verified। आप लोगों को मालूम है ना, आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा है, तो एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से काट लेता है, उतना ही पैसा मिलाता है, उसको जमा करना रहता है। तो उसने प्रोविडेंट फंड का पैसा काटा है तो जमा किया है कि नहीं टाइम से, ये देखना है। इट शुड वेरीफाइड वेदर रिफंड ऑफ ऑल टैक्सेस डिडक्टेड ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हैज बीन क्लेम्ड। कोई भी अगर मान लो इंस्टीट्यूशन है उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उसके इन्वेस्टमेंट की इनकम के ऊपर अगर टीडीएस वीडीएस कुछ कट गया है तो उसका रिफंड क्लेम किए हैं कि नहीं किए, अगर एक्स्ट्रा कटा है तो। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड हैव डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड लाइक गेम्स फंड, डेवलपमेंट फंड एटसेट्रा। सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच सच फंड एंड द ऑडिटर शुड थॉरोली चेक द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो ये हो गया आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग है ना इस चैप्टर को पूरा क्या करोगे, रीड, और इससे कंपलसरी क्वेश्चन आता है यूनिट नंबर 3 में कंपलसरी। तो मैं आप लोगों को ये करा दिया हूं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
आगे मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं कि आप लोग क्लब का, हॉस्पिटल का, सिनेमा हॉल का, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस का करोगे। नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछना। और आप लोगों को मैंने एक गाइडेंस भी दिया है कि आप लोग एक काम करना कि आप लोग क्या करोगे, एक है ना लिस्ट जैसा बना लेना, ठीक है। उस लिस्ट में 6 इंस्टीट्यूशन है और 6 पॉइंट्स है। पॉइंट्स, इंस्टीट्यूशन। नहीं समझ में आएगा तो मैं बनाकर बता दूंगा, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड 6 पॉइंट्स आप लोगों को बनाने। कितने कॉलम हो गए? तो पहला कॉलम किसका हो गया आपका? प्रिलिमिनरी वर्क। दूसरा इनकम, तीसरा एक्सपेंडिचर, चौथा एसेट्स, पांचवा लायबिलिटी, लास्ट का मिसलेनियस। बस आपको सारे इंस्टीट्यूशन का ऐसे बना लो। दूसरा बना लोगे क्लब, तीसरा बना लेना किसका बनाओगे? सिनेमा हॉल, इसके बाद चौथा बनाओगे सिनेमा हॉल के बाद कौन सा? हॉस्पिटल, उसके बाद 5वां नंबर पर बनाओगे बैंकिंग कंपनी और 6वां बनाओगे इंश्योरेंस कंपनी। ये अब बना लिए, मतलब टेंशन नहीं है, मतलब ये एक बार में समरी याद हो जाएगी। और ये इसलिए मैं इतना इसमें जोर दे रहा हूं क्योंकि एक बार आप लोग सेल्फ रीड करोगे ना तो आप लोगों को पॉइंट्स और टॉपिक याद रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने गाइडेंस दे दिया है कि आप लोग इस चैप्टर को इस तरीके से याद करोगे। बाकी समझाने वाला इसमें अब कुछ है ही नहीं कि सर इसमें ये समझ में नहीं आया, उसमें जो नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना। जो समझाने वाला पॉइंट था ना वो चैप्टर्स अलग है। तो ये देखो मैंने एक समरी बनाया, इसका अगर आप लोगों को फोटो लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें है ना छोटे छोटे पॉइंट बना देना, इसकी कहां से, इसका क्या क्या प्री में चेक करना है, प्रीलिमिनरी में, इनकम में क्या क्या होती है इनकी, एक्सपेंडिचर में एकदम शॉर्ट वर्ड लिख रहा है ना, बड़े बड़े वर्ड मत। एसेट्स में क्या क्या देखना है, लायबिलिटी में क्या देखना है, मिसलेनियस में क्या देखना है। अब बचता ही नहीं कुछ, ठीक है।